हेलो फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम अगेन टू दक्ष नॉलेज हब। इससे पहले हमने फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में 2 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले मीनिंग में आते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आल्सो नोन एज फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ए कंट्री। फाइनेंशियल सिक्योरिटी रिप्रेजेंट्स क्लेम अगेंस्ट द फ्यूचर इनकम एंड वेल्थ ऑफ अदर्स। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? ये सब फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं जो कि फाइनेंशियल सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और जो कि क्लेम करते हैं फ्यूचर इनकम या वेल्थ पे उनका हक मांगते हैं। यहाँ पर हम केवल फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड The contract that offers rise to financial assets is one entity and financial liabilities of another entity। तो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एक एंटिटी के लिए जो एक फाइनेंशियल एसेट्स है, दूसरे किसी एंटिटी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी का कारण बनता है। So a financial instrument refers to a claim against an individual or an institution for the payment of a sum of money or a periodic payment in the form of interest or dividend एंड ए पर्टिकुलर फ्यूचर डेट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो है जो कि एक क्लेम क्रिएट करता है किसी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन के नाम पर, जिसमें हम रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट पा सकते हैं इंटरेस्ट और डिविडेंड के तौर पर, या फिर एक फ्यूचर डेट में एक फिक्स्ड अमाउंट रिटर्न पाते हैं। तो जो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो अलग अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू करते हैं अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जो हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी सिक्योरिटीज़ एंड सेकेंडरी सिक्योरिटीज़। प्राइमरी सिक्योरिटीज़ आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट सिक्योरिटी एंड द सिक्योरिटीज़ आर डायरेक्टली इशूड बाय द अल्टीमेट बोरर टू द फंड्स ऑफ द अल्टीमेट इन्वेस्टर्स, दैट इज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर। तो प्राइमरी सिक्योरिटीज़ में क्या होता है, जो अल्टीमेट बोरोअर है अल्टीमेट लेंडर को इशू करता है। मतलब यहाँ पर वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली इशू करता है जो सिक्योरिटीज़ हैं जनरल पब्लिक को या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को। इसके अंतर्गत इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स आते हैं। देन सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट सिक्योरिटी एंड द सिक्योरिटी आर ट्रेडेड बाय फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज टू अल्टीमेट सेवर्स लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है, ये सेकेंडरी सिक्योरिटी में इनडायरेक्ट सिक्योरिटी भी कहते हैं, जिसमें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन दूसरों से फंड्स लेता है और उसको इन्वेस्ट करता है फाइनेंशियल आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में, एसेट्स में। तो इसके अंतर्गत आपके इंश्योरेंस पॉलिसी हैं जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनी लोगों से प्रीमियम कलेक्ट करता है, उसको इन्वेस्ट करता है। उसी तरह म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें लोगों से जो म्यूचुअल फंड के होल्डर हैं उनसे पैसा कलेक्ट किया जाता है और वो म्यूचुअल फंड कंपनी दूसरे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो बेसिकली जो डिवीजन था प्राइमरी और सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ का। तो यहाँ पर उसके कुछ नए नए फॉर्म आजकल देखने को मिलते हैं सिक्योरिटीज़ का, जैसे इक्विटी वारंट, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, कॉलेबल बॉन्ड्स, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, रेगुलर इनकम बॉन्ड, इंडेक्स बॉन्ड एक्सेट्रा, ग्रोथ बॉन्ड, कैपिटल बॉन्ड, इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड, मॉनेटरी गोल्ड बॉन्ड, फाइनेंशियल गोल्ड, देन फाइनेंशियल डेरिवेटिव, फॉरवर्ड्स, ऑप्शन एक्सेट्रा। सो ऑल द फाइनेंशियल सिक्योरिटी vary from each other in respect of their investment feature which are interdependent and interrelated। तो हम अभी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ का नाम पढ़ रहे थे सब एक दूसरे से अलग हैं, उसकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग हैं, लेकिन आपस में इंटरडिपेंडेंट भी हैं। तो फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब इन्वेस्ट करते हैं तो किन किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट है लिक्विडिटी, मतलब हमको जब भी ज़रूरत हो पैसा वापस मिल सकता है क्या। ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब हम सिक्योरिटी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या। देन डिग्री ऑफ रिस्क, मतलब लॉस होने के चांसेस क्या हैं। मार्केटेबिलिटी, उसको हम कितना इजीली बेच सकते हैं मार्केट में। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं या बेच रहे हैं तो हमको खर्च कितना पड़ेगा। मैच्योरिटी पीरियड, मतलब कितने समय में वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी मैच्योर होगा, हमें पैसा रिटर्न मिलेगा।
टैक्स स्टेटस कहने का मतलब अगर हम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कुछ टैक्स बेनिफिट मिलेगा या नहीं। देन प्राइस, सिक्योरिटी का प्राइस क्या है। रेट ऑफ रिटर्न, अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में तो हमें उसका रिटर्न के तौर पर कितना प्रॉफिट्स मिलेगा या इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा। इसके आधार पर जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ अलग अलग होते हैं। देन आता है फाइनेंशियल सर्विसेज। द क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेक ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ एमर्जिंग फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब एक फाइनेंशियल सिस्टम जो कि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो जितना ज़्यादा अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम उतना स्ट्रांग होगा। सो फाइनेंशियल सर्विसेज रिफर्स टू इकोनॉमिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय फाइनेंस इंडस्ट्री। फाइनेंस इंडस्ट्री जो इकोनॉमिक सर्विस प्रोवाइड करता है उसको हम फाइनेंशियल सर्विस कहते हैं। तो इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि वो किस तरह का एक्टिविटी है, किस तरह का बेनिफिट्स देता है, किस तरह का सेटिस्फेक्शन देता है, वो सब देखा जाता है। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर दिया गया है। जैसे कीपिंग मनी सेफ, लोगों का पैसे को सुरक्षित रखना, सेफ रखना। एडवांसिंग लोन, ज़रूरत के समय लोन देना। इशूइंग चेकबुक इशू करना ताकि लोग चेक इशू कर सकें। प्रोवाइडिंग पर्सनल लोन, कमर्शियल लोन एंड मॉर्गेज लोन। बेसिकली इस तरह के लोन हमारा बैंक प्रोवाइड करता है। देन इशुएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। देन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, देन जिसको हम इंटरनेट बैंकिंग आजकल कहते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, खासकर बिजनेस के लिए होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। देन प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट के जरिए मनी ट्रांसफ़र या बैंकिंग का प्रोसेस, ये सब बैंकिंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ऑल द फाइनेंशियल सर्विसेज रेंडर्ड बाय डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरी। तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो लोग जो कुछ भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको दो ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट है फंड बेस्ड सर्विस, जिसमें कि लर्निंग फाइनेंस, हायर परचेज, कंज्यूमर क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग, वेंचर कैपिटल, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस सर्विस, फैक्टरिंग आदि आता है। एंड फी बेस्ड सर्विस, जिसमें कि वो इंस्टीट्यूशन कुछ फ़ी कलेक्ट करता है, जैसे इशू मैनेजमेंट, शेयर के इशू को मैनेज करना, लोन सिंडिकेशन, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मर्जर एंड एक्विजिशन, क्रेडिट रेटिंग, कॉर्पोरेट काउंसलिंग, स्टॉक ब्रोकिंग एक्सेट्रा। Therefore, financial services are basically related with design and the delivery of advice, suggestion that financial products to a person or a business organization। तो फाइनेंशियल सर्विस में हम उस सर्विस को किस तरह डिज़ाइन करते हैं और किस तरह के सर्विस का सजेशन देते हैं बिजनेस या पर्सन को, उस पर डिपेंड करता है। सो द टर्म फाइनेंशियल सर्विस रिफर्स टू एनी एक्टिविटी, बेनिफिट और सेटिस्फेक्शन कनेक्टेड विथ सेल ऑफ मनी, ऑफर टू यूजर्स एंड क्लाइंट, फाइनेंशियल रिलेटेड वैल्यूज़। तो फाइनेंशियल सर्विस के अंतर्गत तीन चीज़ें आते हैं। वो कोई भी तरह का एक्टिविटीज़ हो सकता है, या बेनिफिट हो सकता है, या सेटिस्फेक्शन हो सकता है, सेल ऑफ मनी से रिलेटेड हो सकता है, या यूजर और क्लाइंट के लिए कोई ऑफर हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल रिलेटेड कोई वैल्यूएबल चीज़ हो सकता है। सो दिस फाइनेंशियल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये सब कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटीज़ हैं, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक एक्सचेंज है, लीज फाइनेंस कंपनी, यूनिट ट्रस्ट एक्सेट्रा है। ओके, देन बैंक्स। पहले बैंक में आते हैं। बैंक रिफर्स टू द इंस्टीट्यूशन दैट डील इन मनी। मतलब ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि मनी का डीलिंग करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन देता है। इसके सिवाय बैंक और भी बहुत सारे प्रोसेस करता है, जैसे क्रेडिट क्रिएशन हुआ, एजेंसी वर्क हुआ, जनरल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। देन एक्सेप्टिंग, इसका कुछ फंक्शंस दिया गया है कमर्शियल बैंक का। फर्स्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो जो कमर्शियल बैंक है जनरल पब्लिक से सेविंग्स लेता है, मतलब जमा करके रखता है वो डिपॉजिट के तौर पर, और उनको कुछ इंटरेस्ट भी देता है, और उसी फंड्स को दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट करता है। देन एडवांसिंग लोन, बैंक जो है जिसकी रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो इंडिविजुअल या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको लोन प्रोवाइड करता है किसी तरह के प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए। इसके सिवा और भी बहुत सारे कस्टमर के लिए सर्विस वो देता है। देन आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं।
उनका बेसिकली एक्टिविटीज़ है फाइनेंसिंग थ्रू लोन एंड एडवांसेस। ये लोग लोन और एडवांस के तौर पर फाइनेंस देते हैं, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर्स खरीदते हैं, हायर परचेज और कंज्यूमर क्रेडिट एक्टिविटीज़ में डील करते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग का काम करते हैं, चिट फंड एक्टिविटीज़ भी इनके जरिए होता है, म्यूचुअल फंड एक्टिविटीज़ भी इनके जरिए होता है। नेक्स्ट आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसका डेफिनेशन क्या है? Non-banking financial company are financial institutions that offer banking services but do not hold banking license। मतलब ये एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बैंकिंग सर्विस तो प्रोवाइड करते हैं लेकिन उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। These institutions are not allowed to accept deposit from public और जनरल पब्लिक से ये लोग डिपॉजिट नहीं ले सकते। सो नॉन बैंकिंग फाइनेंस यहाँ पर RBI एक्ट 1934 में डिफिनेशन दिया गया है। Non-banking financial company means a financial institution which is a company. A non-banking institution which is a company and which has its principal business the receiving of deposit under any scheme of arrangement or in any other manner or lending in any manner. Such other non-banking institution or class of such institution as the bank may with the previous approval of the central government specify। तो इसमें ये किसी तरह का कंपनी हो सकता है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना या लैंडिंग करना या फिर दूसरा कोई भी तरह का नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो सकता है जैसा कि RBI प्रेस्क्राइब करे। देन क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग इज द ओपिनियन ऑफ रेटिंग एजेंसी दैट ऑन द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ विलिंगनेस ऑफ द इश्यूअर ऑफ ए डेब्ट इंस्ट्रूमेंट टू मीट द डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशन एंड व्हेन दे अराइज। मतलब क्रेडिट रेटिंग मतलब क्या है? कोई व्यक्ति या कोई इंस्टीट्यूशन उसमें कितनी क्षमता है अपने डेब्ट ऑब्लिगेशन को पूरा करने की या फिर वो अपने डेब्ट ऑब्लिगेशन को देने के लिए कितना रेडी है, उसका रेटिंग को हम क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। तो खासकर एज ए फी बेस्ड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस क्रेडिट रेटिंग इज यूजफुल टू इन्वेस्टर्स, कॉरपोरेट, बोरोअर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें कि एक फ़ी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस है, इसके पाने के लिए हमें फ़ीस देना पड़ता है और ये खासकर इन्वेस्टर्स, कॉरपोरेट, बोरोअर्स, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ही लाभदायक है। इंडिया में तीन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं। एक है क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, इक्रा, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, केयर, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च इन इक्विटीज़। नेक्स्ट आता है स्टॉक ब्रोकिंग। Prior to the setting of SEBI, stock exchange were being supervised by the Ministry of Finance under the Securities Control Regulation Act and were operating more or less self-regulatory organization. The need to perform stock exchange was felt when malpractices crept into trading, and in order to protect investors' interests, SEBI was set up to ensure that stock exchange perform their self-regulatory role properly. Since then, stock broking has emerged as a professional advisory service. तो सेबी बनने से पहले क्या होता था कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है उनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंट्रोल में रहता था सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अनुसार। लेकिन उसमें क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स मतलब स्टॉक एक्सचेंज में काम में माल प्रैक्टिसेस आने लगे जिसकी वजह से सेबी बना और उसके बाद स्टॉक ब्रोकिंग एक प्रोफेशनल सर्विस के तौर पर आ गया। So, in view to encourage the foreign institutional investors to invest in India, SEBI has issued a different set of guidelines for foreign brokers with regard to registration with SEBI, transaction, market operation, reporting system and their inspection by SEBI। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो हैं जो कि भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए सेबी ने कुछ गाइडलाइंस इशू किया है, खासकर उनका रजिस्ट्रेशन के बारे में, वो किस तरह ऑपरेट करेंगे, उनका ट्रांजैक्शन कैसे होगा, उनका रिपोर्टिंग कैसे होगा, उस बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं और उसके आधार पर ही वे लोग ऑपरेट कर सकते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स फ्यूचर बेस्ड डेरिवेटिव ट्रेडिंग सिंस June 2002 has added a new dimension to broking as a professional financial service। तो 2002 जून में
फ्यूचर बेस्ड डेरिवेटिव ट्रेडिंग का प्रोसेस शुरू किया गया है, जिसकी वजह से एक ब्रोकिंग प्रोसेस में एक नया आयाम जुड़ गया। तो ये था आपका थर्ड वीडियो जो कि फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड था। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, मैं इसके साथ प्रीवियस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं ताकि आपका आइडिया और क्लियर हो सके। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए ताकि हम और मोटिवेट हों अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।